हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रेजी स्कॉलर वन। जैसे कि हमें पता है, हम अपनी पुरानी वीडियोस में नेशनल इमरजेंसी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने नेशनल इमरजेंसी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 352, वो पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। इसके इफ़ेक्ट्स को हम 3 तरह से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। Second, on the basis of effect on fundamental rights. And third, effect on the life of Lok Sabha and the Vidhan Sabha. इन 3 तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। याद रखना, there is no effect on the judiciary at all. No effect on judiciary at all. So सेंटर स्टेट रिलेशन के बेसिस पर पढ़ सकते हैं हम, फंडामेंटल राइट के बेसिस पर, एंड लोकसभा एंड विधानसभा की लाइफ टेन्योर है उसके बेसिस पर हम इसको पढ़ सकते हैं। हम जब इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो इमरजेंसी पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। इसमें है आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 कहता है अबाउट द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 353 and 354 टॉकिंग अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में 353 एंड 354 के बारे के टाइम से पता चलता है। आर्टिकल 355 इज द ड्यूटी ऑफ द सेंटर के बारे में बताता है, जो हमने सबसे पहले इनिशियली पढ़ लिया था कि सेंटर की क्या ड्यूटी है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताता है। आर्टिकल 357 was repealed. आर्टिकल 358 and 359 the effect of emergency on the fundamental rights. emergency के इफेक्ट के बारे में बताता है on the fundamental right. and आर्टिकल 360 is the financial emergency. फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दिस इज द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 352 से 360 तक है। हमने कहा था कि हम इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी तीन बेसिस पर पढ़ेंगे। पहला सेंटर स्टेट रिलेशन, दूसरा फंडामेंटल राइट, थर्ड वन इज लोकसभा एंड विधानसभा। पहला कौन सा है? सेंटर स्टेट, यानी कि हमें कौन से आर्टिकल्स पढ़ना है? आर्टिकल पढ़ना है हमें 353 एंड 354। फंडामेंटल राइट वाले आर्टिकल हैं आर्टिकल 358 एंड 359। इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं हम आर्टिकल 353। आर्टिकल 353 कहता है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यूनियन की, वो एक्सटेंड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? एक्सटेंड हो जाएंगी, यानी कि बढ़ जाएंगी। ये एक्सटेंड हो जाएंगी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड टू बी गिविंग डायरेक्शंस। अब यूनियन के पास ये पावर आ गई है कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको डायरेक्शंस दे कि उसे किस तरह से काम करना है, ठीक है। किस तरह से वो अपनी एग्जीक्यूटिव जो पावर है उनको एक्सरसाइज कर सकता है। याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर डिसॉल्व नहीं की जाती, ना ही वो सस्पेंडेड की जाती है। उसे सस्पेंड भी नहीं किया जाता, ना ही डिसॉल्व किया जाता है। उससे बोला जाता है कि आपको वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शंस। जैसे यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्ट करती जाती है, आपको उसी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। इस आर्टिकल की मदद से ही पार्लियामेंट लॉ बना सकती है with respect to any matter in the state list, यानी कि स्टेट लिस्ट
से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं उन सब पर अब कौन लॉ बना सकता है? उन सब पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। हियर इट मीन्स द यूनियन पार्लियामेंट कैन ओवरराइड इट। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस भी इश्यू कर सकते हैं ऑन द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट। ठीक है, एंड जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने वो इनेक्टफुल रहेगा 6 मंथ तक आफ्टर द इमरजेंसी रिवोक्ड, यानी कि इमरजेंसी हट चुकी है उसके बाद भी 6 महीने तक उस लॉ का प्रभाव रहेगा, उसके बाद ये खुद सीज्ड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 354 इज अबाउट द मनी लॉज। इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट मनी से रिलेटेड जितने भी कानून वगैरह है उनमें चेंज कर सकते हैं। जो फंडिंग है सेंटर स्टेट की उनको चेंज कर सकता है, स्टेट की फंडिंग को कम कर सकते हैं, सेंटर की फंडिंग को ज़्यादा कर सकते हैं। दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 354 एंड दिस अरेंजमेंट वर्क्स टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, यानी कि फाइनेंशियल ईयर तक ये चलेगी। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी लगाई गई है उसके एंड तक, जब तक फाइनेंशियल ईयर ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये जो अरेंजमेंट है वो चलती रहेगी। वेदर इमरजेंसी हट भी जाए तो भी ये जो अरेंजमेंट बनाई गई है अलग, जैसे स्टेट की फंडिंग कम कर देना, सेंटर की फंडिंग कम ज़्यादा कर देना, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होते होते नहीं बदली जाएगी, चाहे इमरजेंसी हट सकती है चाहे नहीं हटे। आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। आर्टिकल 358 एंड 359। आर्टिकल 358 इज डील विद द आर्टिकल 19 and article 359 deal with all other fundamental rights except article 20 and article 21। ठीक है, आर्टिकल 358 आर्टिकल 19 से डील करता है और आर्टिकल 359 सारे अदर फंडामेंटल राइट से डील करता है। केवल 20 और 21 को छोड़ दें बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये छोड़े किससे गए हैं? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये छोड़े गए हैं। आर्टिकल 358 कहता है कि आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन द एक्सटर्नल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी अगर लगेगी, एक्सटर्नल इमरजेंसी में कौन कौन आता है? वॉर के टाइम पर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वॉर की वजह से अगर कोई इमरजेंसी लगी है तो फिर क्या होगा? तो फिर आपका जो आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 सब क्लॉजेज आते हैं वो सब सस्पेंड कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है, इंटरनल इमरजेंसी यानी कि आर्म्ड रिवेलियन की वजह से इमरजेंसी लगी है, तो आपके पास आपका आर्टिकल 19 रहेगा, आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको कोई अलग लॉ निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जैसे ही आपने एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाई वैसे ही आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा एंड जब तक इमरजेंसी चलेगी तब तक आर्टिकल 19 नहीं होगा लोगों के पास। एंड जैसे ही इमरजेंसी हटेगी दोबारा से लोगों के पास क्या आ जाएगा? आर्टिकल 19 आ जाएगा। अगर इंटरनल इमरजेंसी लगी है तो उनके पास आर्टिकल 19 रहेगा, उनका आर्टिकल 19 वायलेट नहीं होगा, उनका आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 359 में ये लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिक्लेयर दैट इन द प्रोक्लेमेशन विच फंडामेंटल राइट विल बी सस्पेंडेड एंड टू व्हाट एक्सटेंट। मतलब कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे ये कौन बताएगा? ये बताएंगे प्रेसिडेंट बाय द प्रोक्लेमेशन।
जब वो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन लगाएंगे तो उसमें ये साफ साफ मेंशन करेंगे कि उन्हें कौन से फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड चाहिए, उन्हें कितने फंडामेंटल राइट हैं जो इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन 20 एंड 21 आर्टिकल 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जाएगा बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये बात जोड़ी गई थी कि कभी भी आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड नहीं होंगे। सो हमने दो पढ़ लिए हैं हमारे इफेक्ट। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, जो हमने पढ़ लिया है। सेकंड था ऑन इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट, एंड थर्ड था हमारा लाइफ ऑफ लोकसभा एज वेल एज द विधानसभा। सो लोकसभा और विधानसभा का जो नॉर्मल टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है। नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर होता है। अब सपोज मानो 5 साल कंप्लीट हो गए लोकसभा या विधानसभा के, और कोई भी इंडिया या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया इज अंडर आर्टिकल 352। किसके अंडर है? आर्टिकल 352 के अंदर है। सो अब लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी, लोकसभा डिसॉल्व नहीं होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, और जो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो दोनों डिसॉल्व नहीं होंगी। जो टेन्योर है उसको 5 साल से बढ़ा दिया जाएगा। जैसे लोकसभा फॉर एग्जाम्पल लोकसभा का जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है, उसके 5 ईयर्स हो चुके हैं, बट आर्टिकल 352 लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। तो क्या होगा, लोकसभा को डिसॉल्व ना करके 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 1 ईयर के लिए एक्सटेंड हो गई, यानी कि टोटल लोकसभा का टेन्योर 6 ईयर हो गया। और इस 1 साल के एक्सपायर होने से पहले पहले इसको आपको फिर से एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर से 1 साल के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देन आप आगे भी 1 साल कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर अभी भी इमरजेंसी नहीं हटी है तो आप दोबारा से इसको 1 साल के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड एक साल करते करते आप इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए बढ़ा सकते हैं। देयर इज नो टाइम लिमिट। ठीक है, कि 1 साल के बाद दोबारा होगा या नहीं होगा, या 3 बार ही 1 साल होंगे, ऐसा कुछ टाइम लिमिट वगैरह नहीं दे रखी है। इसमें लिखा हुआ है कि आप कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। ओके, ये हमने पढ़ लिया है। दिस इज रिटन इन द आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172। ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। आर्टिकल 83 फॉर द लोकसभा एंड आर्टिकल 172 फॉर द विधानसभा। ठीक है, और जैसे ही अगर इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है, इमरजेंसी ख़त्म हो गई और उसका 1 ईयर बचा हुआ है, तो ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ओल्ड लोकसभा रूल कर सकती है। उसके बाद ये खुद ही डिसॉल्व हो जाएगी या फिर नए के इलेक्शंस होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। मैंने पूरा नेशनल इमरजेंसी पढ़ा दिया है। दिस इज एंड नेशनल इमरजेंसी ख़त्म हो चुकी है। इसमें जितने भी आर्टिकल्स थे इंपॉर्टेंट वो सब पढ़ा दिए हैं मैंने आपको। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ द आर्टिकल 356, दैट इज़ द प्रेसिडेंट रूल। दैट इज़ द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल की खुद की अपनी हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है कॉलोनियल टाइम से, ब्रिटिश टाइम से। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था तो इंडिया में भी था, दैट इज गवर्नर रूल। गवर्नर रूल जो कि लाया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और गवर्नर रूल लिखा हुआ था इसके सेक्शन
93 में, सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज टॉक्ड अबाउट द गवर्नर रूल। ये किसके बारे में बात करता था? गवर्नर रूल के बारे में बात करता था। इसी से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने प्रेसिडेंट रूल लिया, इसी से इंस्पायर्ड हुई इंडिया। एंड इसने क्या लिया? इन्होंने, हमारी इंडिया ने प्रेसिडेंट रूल एडॉप्ट किया। लेकिन बी आर अम्बेडकर ने अपनी एक डिबेट में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी इस आर्टिकल 356 को यूज करेंगे। आई होप्ड इट वुड नेवर बी यूज्ड, दिस वुड बी अ डेड लेटर। बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था अपनी एक डिबेट में कि ये क्या हो जाएगा? एक डेड लेटर हो जाएगा, यानी कि लिखा तो हुआ है, लिखा तो होगा बट इसका कभी भी यूज नहीं होगा, ये कहना चाहते थे वो। बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि आर्टिकल 356 केवल जब तक ऑपरेट नहीं होगा, आर्टिकल 356 में प्रेसिडेंट रूल है, एंड प्रेसिडेंट रूल तभी लगेगा जब या तो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से काम ना कर रहा हो, और आपके वार्निंग देने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी सुधार नहीं आ रहा हो। आर्टिकल 35 बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 356 का यूज केवल वार्निंग देने के लिए किया जाएगा, कि प्रेसिडेंट वार्निंग दे दें स्टेट को कि आप अपने कार्य को सुधारें, आप वही करें जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिफोर सस्पेंडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। केवल वार्निंग देंगे पहली बार में। अगर वार्निंग फेल हो जाती है, द सेकंड थिंग फॉर हिम टू डू विल टू बी द ऑर्डर एंड इलेक्शन अलाउइंग द पीपल ऑफ द प्रोविंस टू सेटल द मैटर्स बाय देमसेल्फ। ठीक है, पहले तो वार्निंग देंगे, अगर वार्निंग से भी बात नहीं बन रही है तो फिर इलेक्शंस की बोलेंगे। तो किसकी बोलेंगे? इलेक्शंस की बोलेंगे। ये बोला था बी आर अम्बेडकर ने, बट उन्हें लगता था ये यूज नहीं होगा, बट वी यूज्ड इट मोर देन 125 टाइम्स। हमने अब तक इसको 125 टाइम्स से भी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, एंड मोस्टली यूज बाय द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। इंदिरा गांधी जी के द्वारा ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है, 50 टाइम्स, 50 बार इंदिरा गांधी जी ने इसको यूज़ किया है। आर्टिकल 356 इंस्टेड ऑफ बीइंग अ डेड लेटर इट बिकम अ पॉलिटिकल वेपन। आर्टिकल 356 क्या बन गया? बी आर अम्बेडकर तो इसको डेड लेटर बोल के गए थे, बट ये बन गया एक पॉलिटिकल वेपन। एक पॉलिटिकल वेपन बन गया, जैसे ही सेंटर और स्टेट अलग अलग, सेंटर में भी अलग गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग गवर्नमेंट है, तो क्या होता था? आर्टिकल 356 लगा देती थी सेंटर टू द स्टेट, और स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। ये पहले एक रिवाज बन चुका था कि ऐसा ही होगा, ज़्यादातर केसेस में पहले ऐसा ही हुआ था। सबसे पहला जो प्रेसिडेंट रूल लगा था वो लगा था पंजाब में ऑन 20 जून 1951, और ये चला था टिल द 11 अप्रैल 1952। ये पहला प्रेसिडेंट रूल था हमारी इंडिया में जो कि लगा था पंजाब में। आर्टिकल 356 कहता है, आर्टिकल 356 कहता है, if the president is satisfied either on the report of governor or even otherwise that a situation has arisen that the government of the state can't be carried out in accordance with the Constitution of India, then he may by the proclamation impose Article 356. So, Article 356 क्या कहता है?
कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है, यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, पर्सनल सेटिस्फैक्शन या डिस्क्रिशन नहीं है, यहाँ पर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स की मर्जी है, या फिर हम कैबिनेट भी बोल सकते हैं। तो किसकी मर्जी है? कैबिनेट की मर्जी है। अगर उनको लगता है कि, या तो उन्हें खुद लगता है या फिर गवर्नर उन्हें रिपोर्ट करता है। कौन रिपोर्ट करता है? गवर्नर उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि इस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो अपने फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या लगा सकते हैं? आर्टिकल 356 लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। आर्टिकल 356 जो है उसमें प्रेसिडेंट रूल नहीं लिखा हुआ, मतलब टर्म ऑफ प्रेसिडेंट रूल ना लिखकर उसमें लिखा हुआ है प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। सो आर्टिकल 356 में या हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल का जिक्र भी नहीं है, प्रेसिडेंट रूल नेम का जिक्र नहीं है। इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए, यानी कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस आर्टिकल 356 में लिखे हुए हैं। आर्टिकल 356 के थ्रू जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्चुअल में तो ये गवर्नर के हाथ में होती हैं, तो गवर्नर से कहाँ जाती हैं? ये प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं। प्रेसिडेंट के पास वो सारी पावर्स होती हैं जो गवर्नर के पास होती हैं, ठीक है। ये भी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। वो सारी पावर्स को एंजॉय कर सकता है जैसे गवर्नर कर सकता है इन द स्टेट। एंड सारी जो लेजिस्लेचर पावर है, लेजिस्लेचर पावर ऑफ द स्टेट आ जाती हैं पार्लियामेंट के पास। किसके पास आ जाती है? पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव पावर चली जाती है प्रेसिडेंट के पास, लेजिस्लेचर पावर आ जाती है पार्लियामेंट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर्स हैं पहले जाएंगी प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट इन्हें खुद ना रख कर भेज देंगे पार्लियामेंट के पास, और एग्जीक्यूटिव पावर डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपने पास रख लेंगे। एंड जब इमरजेंसी खत्म होगी तो भी पार्लियामेंट सबसे पहले इन पावर्स को दोबारा से प्रेसिडेंट को देगी, एंड प्रेसिडेंट फिर लेजिस्लेचर को देंगे, और यहाँ पर प्रेसिडेंट डायरेक्ट ही एग्जीक्यूटिव को दे देंगे। दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है? दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रेसिडेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अब पीएम प्लस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर हम कह सकते हैं कैबिनेट। कैबिनेट ने क्या किया? कैबिनेट ने एडवाइस दी, एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस दी कि वो क्या लगाए? वो लगाए प्रेसिडेंट रूल। तो उन्होंने, प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रोक्लेमेशन कर दिया। अब इस प्रोक्लेमेशन में जो टेन्योर दिया जाता है वो 2 मंथ यानी कि 60 डेज का दिया जाता है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ वी मस्ट गेट द लेजिस्लेटिव अप्रूवल। इन 2 महीने के खत्म होने से पहले आपको क्या चाहिए? आपको लेजिस्लेटिव अप्रूवल लेना ही पड़ेगा बाय द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव अप्रूवल का मतलब है सिंपल मेजोरिटी। जब हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर 2 मंथ की जगह 1 मंथ देखा था, एंड यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की जगह स्पेशल मेजोरिटी देखी थी। बट हमने देखा था कि ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आए हैं, ठीक है।
याद रखना इसको। लेकिन यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ पर जैसे 2 मंथ चाहिए लेजिस्लेटिव अप्रूवल, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, एज इट इज़ जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वैसे लिखा हुआ है, अभी भी इसमें वैसे ही लिखा हुआ है। एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल से 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाया जा सकता है। बिफोर द एंड ऑफ 6 मंथ अगर आपको प्रेसिडेंट रूल को दोबारा से एक्सटेंड करना है तो आपको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए, बट ये मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए हो सकता है। कितने ईयर्स के लिए हो सकता है? केवल 3 साल के लिए हो सकता है। इससे ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल पॉसिबल नहीं है। अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो राज्यसभा का ही अप्रूवल, पार्लियामेंट का अप्रूवल माना जाएगा, बट जैसे ही लोकसभा रीअसेंबल होगी तो उसको 30 डेज के अंडर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। जब हम इन 3 सालों की बात करते हैं तो इसको हम 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं। पहला तो हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी पीरियड, दूसरा हम बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड। ऑर्डिनरी पीरियड 1 ईयर के लिए है और उसके बाद जो आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीरियड चालू हो जाता है। ऑर्डिनरी पीरियड मतलब 6 महीने हुए, इमरजेंसी लगी 6 महीने हुए तो दोबारा उसको एक्सटेंड कर लिया, दिस इज़ ईजी। बट यहाँ के इसके बाद दिस इज़ नॉट ईजी, इसके बाद इसको एक्सटेंड करना ईजी नहीं है। आगे के 2 साल के लिए एक्सटेंड करना ईजी नहीं है, बिकॉज लेजिस्लेटिव अप्रूवल के साथ साथ आपको 2 कंडीशंस और हैं जो कि फुलफिल करनी पड़ेगी, देन ही आगे ये बढ़ सकता है। सो कंडीशंस आर, पहली कंडीशन तो ये है कि इंडिया या फिर पार्ट ऑफ इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई होनी चाहिए, देन आप प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके साथ साथ दूसरी कंडीशन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दें दैट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन दैट स्टेट इज नॉट पॉसिबल। आप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोल दे कि इस स्टेट में अभी इलेक्शंस नहीं हो सकते, देन आगे के लिए आप इसको प्रेसिडेंट रूल को बढ़ा सकते हो। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होती हैं तो प्रेसिडेंट रूल आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि प्रेसिडेंट रूल 1 साल के लिए मैक्सिमम लगाया जा सकता है, एंड ज़्यादातर 1 साल के लिए लगाया जा सकता है क्योंकि दोनों कंडीशन बहुत ही रेयर हैं जब मिलती हैं। That's the reason maximum president rule is of 1 year. आर्टिकल 356 का क्लॉज 2 बोलता है कि ऐसी कोई भी प्रोक्लेमेशन को रिवोक किया जा सकता है बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, यानी कि अगर आपने प्रेसिडेंट रूल लगाया है वाया प्रोक्लेमेशन तो आप दूसरी प्रोक्लेमेशन से उस प्रेसिडेंट रूल को क्या कर सकते हैं, आप उसको रिवोक कर सकते हैं। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 356 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना यहाँ पर भी देयर इज नो इफेक्ट ऑन जुडिशरी, जुडिशरी के ऊपर प्रेसिडेंट रूल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, एंड इवन द फंडामेंटल राइट आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का फंडामेंटल राइट्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नाइनटीन एटी नाइन में कर्नाटका में जनता दल की गवर्नमेंट बनी, जनता दल ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। उस जनता दल गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर बने, उस स्टेट ऑफ कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे SR बोम्मई, ये CM बने। इन SR बोम्मई को गवर्नर ने बुलाया, गवर्नर ने बोला
आई बिलीव यू डोंट हैव द मेजोरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है। तो सीएम ने क्या बोला? सीएम ने लेटर्स ऑफ सपोर्ट दिए। क्या दिए? लेटर्स ऑफ सपोर्ट ऑफ एमएलए। लेटर ऑफ सपोर्ट ऑफ एमएलए प्रोड्यूस किए, लेकिन गवर्नर माने नहीं। गवर्नर ने बोला कि मुझे अब भी लगता है कि तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है। तो एसआर बोम्मई जो कि सीएम थे, उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपनी बात को प्रूव कर सकता हूँ वाया कॉन्फिडेंस मोशन। में विधानसभा में कॉन्फिडेंस मोशन पास करूंगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि मेरे पास मेजोरिटी है। बट गवर्नर तब भी नहीं माने। एंड गवर्नर ने क्या किया? गवर्नर ने प्रेसिडेंट को कह दिया, गवर्नर ने प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट कर दिया विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी। गवर्नर ने अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी एसआर बोम्मई को कि वो अपनी बात को प्रूव कर सके। इसको बोला जाता है फ्लोर ऑफ टेस्ट। कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करना है, अपनी बात को प्रूव करना है, दिस इज नोन एज फ्लोर ऑफ टेस्ट। तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्लोर ऑफ टेस्ट नहीं दिया। एंड प्रेसिडेंट ने क्या किया? इसके बाद प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 356 की मदद से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। एंड बोम्मई की जो गवर्नमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई। बोम्मई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई। एंड ये बात एसआर बोम्मई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एंड द केस बन गया, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। केस बन गया एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993। सो एसआर बोम्मई ने बोला कि दिस इज द वायलेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का वायलेशन है, फेडरेशन का भी वायलेशन है। क्योंकि फेडरेशन सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? फेडरल सिस्टम में स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइडेड होती है। बट यहाँ पर तो सेंटर के पास इतनी पावर है कि वो स्टेट को जब चाहे अपने काबू में कर सकती है। एंड इट इज़ ऑल्सो द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, क्योंकि मुझे ये प्रूफ करने का मौका नहीं दिया, मेरे पास मेजोरिटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट said that till the legislative approval you can't dissolve the state legislature assembly, at maximum you can suspend it। ठीक है, जब तक कि आपके पास लेजिस्लेटिव अप्रूवल नहीं आ जाता है, तब तक आप किसी भी लेजिस्लेचर असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। यू कांट डिसॉल्व इट। आप इसे सस्पेंड कर सकते हो बट डिसॉल्व नहीं कर सकते। पहले आपके पास लेजिस्लेटिव अप्रूवल आ जाए, देन आप उसको सस्पेंड कर सकते हो। एंड यू मस्ट गिव 10 days फॉर द फ्लोर टेस्ट। तुम्हें फ्लोर टेस्ट के लिए कम से कम 10 दिन तो देने पड़ेंगे बिफोर इन्वोकिंग आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 लगाने से पहले आपको एक फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। एंड आर्टिकल 356 इज ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू। आप जुडिशियल रिव्यू हो सकता है आर्टिकल 356 का। ये सब बातें किसने बोली? ये बातें बोली सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो प्रेसिडेंट की एडवाइस है, जो प्रेसिडेंट को एडवाइस दी जाती है बाय द कैबिनेट और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, ये सीक्रेट है। बट हम उस एडवाइस के बारे में आपसे पूछेंगे ही नहीं कि आपने क्या एडवाइस दी है। हम तो सिर्फ इतना पूछेंगे जुडिशियल रिव्यू के अंडर कि आपने जो एडवाइस दी है उसका बेसिस क्या था, उसका मटेरियल क्या था जिसके बेसिस पर आपने ये एडवाइस दी है। अगर हमें लगता है कि ये जो बेसिस है, जो ये मटेरियल आपने जिस आधार पर आपने एडवाइस दी है वो सही है,
तो इमरजेंसी रहेगी, अदरवाइज हमें लगता है कि वो सही नहीं है, देन इमरजेंसी को हम हटा भी सकते हैं, वी कैन रिवोक इट। तो जुडिशियल रिव्यू तो है बट इट इज़ लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ओके, हम क्या कर सकते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट को रिवाइव कर सकते हैं। जो आपने डिसॉल्व की थी स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम रिवाइव कर सकते हैं अगर हमें किसी भी स्टेज पर ये लगता है कि आर्टिकल 356 इलीगली यूज किया गया है। एंड SR बोम्मई जो केस था वाज ह्यूजली सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था क्योंकि इसके बाद जो 356 का मिसयूज था वो कम हो गया था। फॉर एग्जाम्पल 2014 में उत्तराखंड में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उस समय CM बने हरीश रावत, और सेंटर पर थी BJP या फिर NDA गवर्नमेंट। तो उस समय पर प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट उत्तराखंड पर आर्टिकल 356 इम्पोज कर दिया और हरीश रावत हाई कोर्ट चले गए फॉर द जुडिशियल रिव्यू। और हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने उन्हें क्या 10 दिन दिए, तो उन्होंने 10 दिन नहीं दिए थे। हेंस सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सॉरी हाई कोर्ट ने क्या किया, क्वैश आर्टिकल 356 इन उत्तराखंड। दिस इज द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की मदद से उत्तराखंड से आर्टिकल 356 को हटा दिया गया। देयर इज अनदर वे टू रीच आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 में पहुंचने का एक और तरीका है, दैट इज आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 की मदद से भी आर्टिकल 365 की मदद से भी आर्टिकल 356 तक पहुंचा जा सकता है। 356 कहता है कि अगर यूनियन कोई डायरेक्शन दे और स्टेट उस डायरेक्शन का क्या करे, डिसऑबे करे, स्टेट क्या करे, डिसऑबे करे, तो आर्टिकल 365 लग सकता है। एंड आर्टिकल 365 लगते ही आर्टिकल 356 लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक और रास्ता क्या आंसर हो गया, आर्टिकल 365। ये क्या कहता है कि अगर यूनियन कोई भी डायरेक्शन देती है और स्टेट उसका डिसऑबे करता है, देन आर्टिकल 365 लग सकता है। लेकिन ये सब कुछ लॉफुल होना चाहिए। आर्टिकल 365 may lead to the आर्टिकल 356। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी दैट इज रिटन इन आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 360 आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी लिखी हुई है। ये बोलता है, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन वेयर बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन, देन ही मे बाय द प्रोक्लेमेशन इम्पोज द फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। तो कौन लगा सकता है, प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। और प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पर लगाएंगे, प्रेसिडेंट लगाएंगे कैबिनेट के एडवाइस पर। अगर लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटन और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन, देन 360 आर्टिकल 360 के अंडर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा इस फाइनेंशियल इमरजेंसी का। एंड इंडिया ने आज तक अपनी एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं देखी है। इंडिया में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। सारी जो मनी
बिल हैं स्टेट के वो प्रेसिडेंट को भेज दिए जाते हैं फॉर द कंसिडरेशन। जितने भी मनी बिल हैं स्टेट के वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिए जाते हैं फॉर द रिकंसिडरेशन। जो सैलरीज है अलाउंसेस है ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट में बी रिड्यूस्ड। यानी कि जुडिशरी यहाँ पर इफेक्ट हुई है। अब तक हमने पढ़ा था कि जुडिशरी इफेक्ट नहीं होती, बट यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगेगी तो जुडिशरी इफेक्ट होगी। यानी कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरीज और अलाउंसेज हैं वो कम हो जाएंगे। यूनियन के पास ये पावर आ जाएगी कि वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है रिलेटेड टू द मनी मैटर, और स्टेट को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी डायरेक्शंस देंगे यूनियन टू द स्टेट तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। एंड आर्टिकल 360 का 2 कहता है एनी सच प्रोक्लेमेशन में बी रिवोक्ड और वेरिड बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। दूसरी प्रोक्लेमेशन करके प्रेसिडेंट इसको जो पुरानी प्रोक्लेमेशन है उसको रिवोक भी कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द पीएम, इन्होंने एडवाइस दी टू द प्रेसिडेंट को क्या दी, एडवाइस दी। प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन कर दिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2 मंथ, 2 महीने की एक्सपायरी से पहले इट मस्ट बी टेकन फॉर द लेजिस्लेटिव अप्रूवल बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, लेजिस्लेटिव अप्रूवल चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। और इसमें स्पेशल बात ये है देयर इज नो नीड फॉर द एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने अब तक 2 इमरजेंसी पढ़ ली, दैट इज़ प्रेसिडेंट रूल भी पढ़ लिया, हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ ली। तो हमने दोनों में पढ़ा है कि 6 मंथ के अंदर अंदर हमें दोबारा से क्या चाहिए, 6 मंथ के 1 ईयर के अंदर अंदर हमें उसको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको दोबारा से लेजिस्लेटिव अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये इमरजेंसी चल सकती है, एंड जैसे ही प्रेसिडेंट दूसरा प्रोक्लेमेशन करके इसको एंड करेंगे इमरजेंसी रिवोक हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। तो हमने अपने सारे जो इमरजेंसीज हैं, तीनों जो इमरजेंसीज हैं वो पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 3522 आर्टिकल 360 हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने पूरा कर लिया है। आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।